धान यानी चावल भारत की जिंदगी और खाने की थाली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन सोचिए, किसी धान के खेत में फसल लहलहा रही हो और वो अचानक एक क्राइम सीन में बदल जाए। पत्तियों पर अजीब से निशान, जैसे कोई सुराख छोड़ गया हो। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक ऐसे ही अपराधी की पड़ताल करने में मदद करेंगे जो धान की फसल पर हमला करता है। हमारा मिशन है इस केस को पूरी तरह से सुलझाना, खासकर बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से। हम सबूतों की जांच करेंगे, मतलब फसल को होने वाले नुकसान के लक्षण, फिर हम मुजरिम की पहचान करेंगे कि वो दिखता कैसा है, और आखिर में हम जानेंगे कि उसे कैसे काबू में किया जाए। तो चलिए इस जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस केस का हमारा जो मुख्य संदिग्ध है वो है एक छोटा सा कीट जिसे स्पाइनी बीटल या राइस हिस्पा भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है डिकोलेडिस्पा आर्मिजेरा। आज हमारी सारी तफ्तीश इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो एक जासूस की तरह सबसे पहले हमें क्राइम सीन पर मिले सुरागों को समझना होगा। अगर किसी खेत में इस कीट का हमला हुआ है तो हमें वहां क्या देखने को मिलेगा? इसके छोड़े हुए निशान क्या हैं? देखिए, इसके जो निशान हैं वो बहुत साफ होते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये दो अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही अपराधी दो अलग अलग तरीकों से वारदात को अंजाम दे रहा हो। अच्छा। हाँ, ये निशान कीट के जीवन की दो अवस्थाओं से जुड़े हैं, वयस्क यानी अडल्ट और लार्वा जिसे ग्रब भी कहते हैं। अच्छा, मतलब एक ही मुजरिम के दो रूप हैं। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो पहले बात करते हैं वयस्क की। वो क्या सुराग छोड़ता है? वयस्क कीट पत्ती की ऊपरी सतह पर हमला करता है। वो पत्ती को मतलब खाता नहीं है, बल्कि उसकी सतह से हरे पदार्थ यानी क्लोरोफिल को खुरचता है। एक मिनट, खुरचता है मतलब वो उसे चबा नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे कोई दीवार से पेंट की ऊपरी परत को रिगमाल से घिस रहा हो। ओ, तो वो पत्ती को खा नहीं रहा, बल्कि सिर्फ उसकी ऊपरी परत को छील रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से पत्ती पर सफेद रंग की लंबी समानांतर धारियां बन जाती हैं। स्रोत में जो तस्वीर दी गई है उसमें ये धारियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने स्केल रखकर सफेद लकीरें खींच दी हों। समझ गई। तो अगर खेत में पत्तियों पर ऐसी सफेद धारियां दिखें तो ये पहला पक्का सबूत है कि वयस्क स्पाइनी बीटल वहां मौजूद है। एकदम पक्का सबूत। ठीक है, तो पहला सुराग हुआ सफेद धारियां। अब इसके दूसरे रूप यानी लार्वा या ग्रब पर आते हैं। उसका काम करने का तरीका तो अलग होगा। हाँ, उसका तरीका बिल्कुल अलग और ज्यादा छिपा हुआ है। लार्वा पत्ती के बाहर नहीं, बल्कि पत्ती की दो परतों के बीच में उसके टिश्यूज के अंदर घुस जाता है। पत्ती के अंदर? जी हाँ, और वहीं रहकर उसे अंदर से खाता है। वो पत्ती के अंदर एक सुरंग बनाता चलता है। अरे, मतलब ये तो पौधे पर एक तरह का अंदरूनी हमला हुआ। बाहर से शायद जल्दी पता भी न चले। शुरू में नहीं चलता, लेकिन कुछ समय बाद पत्ती की नोक के पास एक फफोला यानी ब्लिस्टर जैसा उभर आता है। उस फफोले के अंदर ही लार्वा मौजूद होता है। अच्छा। और धीरे धीरे पत्ती की पूरी नोक, जहां ये फफोला बना है, सफेद होकर एक पतली झिल्ली जैसी हो जाती है और सूखकर बेजान हो जाती है। स्रोत की तस्वीरों में इस फफोले को और अगर उसे फाड़ कर देखें तो उसके अंदर मौजूद हल्के पीले रंग के ग्रब को भी साफ देखा जा सकता है। कमाल है। तो हमारे पास दो तरह के सबूत हैं, सतह पर सफेद धारियां और पत्ती के अंदर फफोले। ये तो साफ है कि यहाँ एक ही मुजरिम के दो रूप काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिखता कैसा है? चलिए इस संदिग्ध की पूरी पहचान करते हैं। बिल्कुल, और इसकी पहचान समझना इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके जीवन के हर चरण की अपनी एक खासियत है। शुरुआत होती है अंडों से। मादा बीटल बहुत होशियारी से काम करती है। वो धान की कोमल पत्तियों के नोक के पास एक छोटा सा चीरा लगाती है और पत्ती के टिश्यूज के अंदर अपने अंडे घुसा देती है। उन्हें पत्ती के अंदर छुपा देती है ताकि वो सुरक्षित रहें। ये तो बहुत चालाक रणनीति है। तो फिर इन्हीं अंडों से ग्रब निकलता है। सही। और जब अंडों से ग्रब निकलता है तो वो पत्ती से बाहर नहीं आता। वो वहीं अंदर रहकर पत्ती के हरे हिस्से को खाना शुरू कर देता है और सुरंग बनाने लगता है, जो बाद में फफोले जैसा दिखता है। मतलब ये ग्रब हल्के पीले रंग का और चपटा होता होगा ताकि वो पत्ती की पतली परतों के बीच आसानी से रह सके। बिल्कुल सही सोचा आपने, वो चपटा ही होता है। तो इसका मतलब इसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा पत्ती के अंदर दुनिया की नजरों से छुपकर गुजरता है, और फिर जब ये बड़ा हो जाता है तब बाहर आता है। और तब आता है इसका वयस्क रूप,
जिसके नाम में ही इसकी सबसे बड़ी पहचान छिपी है, स्पाइनी यानी कांटेदार। 1 मिनट, तो ये कीट बड़ा होकर अपने शरीर पर कांटे उगा लेता है? जी हाँ, ये खुद को शिकारियों से बचाने का एक शानदार तरीका है। मतलब ये सिर्फ फसल ही नहीं खाता, बल्कि अपनी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम करके चलता है। आपने बिल्कुल सही समझा। जब ये वयस्क बनता है तो इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता, करीब 16 इंच लंबा और चौड़ा, लगभग चौकोर सा दिखता है। इसका रंग गहरा नीला या कालापन लिए होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका ऊपरी कवच, जो छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। अच्छा। स्रोत की तस्वीर में ये कांटे बहुत साफ नजर आ रहे हैं। यही कांटे इसे इसका स्पाइनी बीटल नाम देते हैं। तो पूरा जीवन चक्र अब साफ हो गया। पत्ती के अंदर छिपे हुए अंडे, फिर पत्ती के अंदर ही रहने वाला पीला चपटा ग्रब जो फफोले बनाता है, और आखिर में बाहर आकर पत्तियों को खुरचने वाला कांटेदार नीले काले रंग का वयस्क कीट। बीपीएससी जैसी परीक्षा में जीवन चक्र के इन चरणों से जुड़े सवाल आ सकते हैं, है ना? निश्चित रूप से। इसलिए यह पहचान बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। हर चरण की पहचान और उसके नुकसान करने के तरीकों को जोड़कर समझना ही पूरी तस्वीर को साफ करता है। तो अब जब हमने क्राइम सीन की जांच कर ली है और मुजरिम की पहचान भी कर ली है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसका प्रबंधन। इसे काबू में कैसे लाया जाए? किसानों के लिए और परीक्षा के नजरिए से ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रबंधन के लिए हमेशा एक एकीकृत नजरिया, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब है कि सीधे सबसे कठोर कदम यानी रासायनिक कीटनाशकों पर कूदने की बजाय हमें सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने चाहिए। सही बात है। और इसका पहला कदम है ये जानना कि एक्शन लेने का सही समय कब है। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1-2 कीट दिखते हैं हम पूरे खेत में दवाइयां छिड़क दें। उसकी कोई सीमा तो होगी। बिल्कुल। इसी सीमा को इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल यानी ईटीएल कहते हैं। ईटीएल वो स्तर है जब कीटों की संख्या इतनी हो जाती है कि उनसे होने वाला आर्थिक नुकसान उनके नियंत्रण पर आने वाले खर्च से ज्यादा होने की आशंका बन जाती है। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम हुआ। इससे पहले कीटों की पूरी सेना हमला कर दे, आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। इस स्पाइनी बीटल के लिए ईटीएल क्या है? इस कीट के लिए ईटीएल है 2 वयस्क प्रति हिल। 2 वयस्क प्रति हिल। हिल का मतलब है धान का एक झुरमुट या कल्ला, जहां से कई तने निकलते हैं। जी। तो जब आपको एक हिल में औसतन 2 वयस्क कीट दिखने लगे, तब ये संकेत है कि अब नियंत्रण के उपाय शुरू करने का वक्त आ गया है। और परीक्षा में अक्सर कीट और उसके ईटीएल को लेकर सीधे सवाल आते हैं, इसलिए 2 वयस्क प्रति हिल का ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है, तो ईटीएल पहुंचने पर भी क्या हमें तुरंत कीटनाशकों का इस्तेमाल करना है, या उससे पहले भी कुछ बचाव के तरीके हैं? बिल्कुल है, और वही बेहतर तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है कल्चरल कंट्रोल, यानी खेती के तरीकों में बदलाव। स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि खेत में उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो। खासतौर पर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाले उर्वरक जैसे यूरिया डालने से बचना चाहिए। लेकिन यूरिया तो किसानों के लिए सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला नाइट्रोजन का स्रोत है। तो क्या इसका कोई विकल्प है? क्या इससे पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहां सलाह ये नहीं है कि नाइट्रोजन देना बंद कर दें, बल्कि उसे संतुलित मात्रा में और सही समय पर दें। होता क्या है कि अत्यधिक नाइट्रोजन से पौधे बहुत ज्यादा हरे, मुलायम और रसीले हो जाते हैं, जो इस कीट को दावत देने जैसा है। अच्छा, तो वो उनको ज्यादा आकर्षित करते हैं। हाँ, इससे उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। पैदावार पर असर ना पड़े, इसके लिए किसान स्प्लिट डोज में नाइट्रोजन दे सकते हैं, या मिट्टी की जांच के आधार पर जितनी जरूरत हो उतना ही डालें। ये सही है। ये तो हुई बचाव की बात। और अगर कीट आ ही गए हैं और ईटीएल के आसपास है, तो क्या कोई और तरीका है? हाँ, तब हम मैकेनिकल कंट्रोल यानी यांत्रिक नियंत्रण अपना सकते हैं। इसमें एक लंबे हैंडल वाले जाल, जिसे स्वीप नेट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सुबह के समय जब वयस्क कीट पत्तियों पर ज्यादा सक्रिय होते हैं, तब खेत में घूमकर इस जाल से उन्हें इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। स्वीप नेट सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये बड़े खेतों के लिए वाकई में एक प्रैक्टिकल तरीका है? देखिए, ये एक वाजिब मुद्दा है। स्वीप नेट छोटे और मध्यम आकार के खेतों के लिए बहुत कारगर है। बड़े यानी कई एकड़ के खेतों में यह शायद उतना प्रैक्टिकल न हो, लेकिन जहां भी संभव हो, यह एक पर्यावरण अनुकूल और असरदार तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास रासायनिक हमले से पहले 2 रक्षा कवच है, उर्वरकों का संतुलन और स्वीप नेट का उपयोग।
लेकिन मान लीजिए कि प्रकोप ETL से काफी ज्यादा हो गया और ये तरीके नाकाफी साबित हो रहे हैं, तब क्या? तब हमें रासायनिक नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। जब रासायनिक नियंत्रण जरूरी हो जाए तो स्रोत में कुछ कीटनाशकों के विकल्प दिए गए हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि इनमें से किसी एक का ही प्रयोग करना है। कोई एक ही इस्तेमाल करना है? जी। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि ये दवाइयाँ किस रूप में हैं, मतलब उनका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब वो दानेदार हैं या पाउडर हैं या लिक्विड हैं। जैसे स्रोत में पहला विकल्प है कार्बोफ्यूरान 3% G। यहाँ G का मतलब है ग्रैनुलर यानी दानेदार। इसे सीधे खेत में नमी होने पर छिड़का जाता है, स्प्रे नहीं किया जाता। ओह, अच्छा। इसकी मात्रा है 15 किलो प्रति एकड़। अच्छा, तो दवा का प्रकार ही बताता है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। और दूसरे विकल्प? दूसरा है इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 EC। यहाँ EC का मतलब है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। मतलब ये एक गाढ़ा घोल है? हाँ, जिसे पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। इसकी 170 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के लिए सुझाई गई है। तीसरा है मैलाथियन 5 DP। DP मतलब? डस्टेबल पाउडर। ये पाउडर के रूप में होता है जिसे सीधे पौधों पर छिड़का जाता है। इसकी मात्रा है 10 किलो प्रति एकड़। और चौथा विकल्प भी मैलाथियन का ही है, लेकिन वो अलग है। हाँ, चौथा विकल्प है मैलाथियन 50 EC, जो कि मैलाथियन का ही लिक्विड यानी इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट वाला रूप है। इसे भी पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है और इसकी मात्रा है 460 मिलीलीटर प्रति एकड़। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कार्बोफ्यूरान और मैलाथियन काफी पुरानी पीढ़ी के कीटनाशक हैं। ये मित्र कीटों को भी मार सकते हैं। वहीं इमामेक्टिन बेंजोएट एक ज्यादा नया और टारगेटेड विकल्प माना जाता है। तो स्रोत हमें असरदार लेकिन अलग अलग प्रभाव वाले विकल्पों की एक रेंज दे रहे हैं। ये बहुत ही काम की जानकारी है। परीक्षा में अक्सर मैच द कॉलम या सीधे सवाल आते हैं, जहां एक तरफ कीट का नाम और दूसरी तरफ उसका ETL या किसी खास कीटनाशक की मात्रा दी होती है। तो ये 2 वयस्क प्रति हिल का आंकड़ा और मैलाथियन 50 EC की 46 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा, ये सीधे सीधे याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और ये भी कि इन रसायनों का प्रयोग हमेशा विशेषज्ञ की सलाह और पूरी सुरक्षा के साथ ही करना चाहिए। तो आज हमने धान के इस कांटेदार दुश्मन यानी स्पाइनी बीटल के केस को पूरी तरह से सुलझा लिया है। हमने क्राइम सीन पर मिले सुरागों को समझा, पत्तियों पर सफेद धारियां और अंदर फपोले। हमने मुजरिम की पहचान की, पत्ती के अंदर अंडा और ग्रब और बाहर कांटेदार वयस्क। और फिर हमने इसे काबू करने के तरीके भी जाने, जिसमें 2 वयस्क प्रति हिल का महत्वपूर्ण ETL, उर्वरकों का संतुलन, स्वीप नेट का इस्तेमाल और कार्बोफ्यूरान, इमामेक्टिन बेंजोएट और मैलाथियन जैसे रासायनिक विकल्पों को उनकी सही मात्रा के साथ समझा। हाँ, ये सारी जानकारी इस कीट के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक मुकम्मल गाइड की तरह है। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो ऐसे में इस जैसे स्थानीय कीटों के जीवन चक्र, उनके व्यवहार और उनके हमले की तीव्रता पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या जो कीट आज एक छोटे से इलाके की समस्या है, वो कल चल के एक बड़ी चुनौती बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में खोजना होगा।